इनका राजनीतिक सफर छात्र जीवन से शुरू हुआ और छात्र जीवन में बुद्धि सिंह ठाकुर जी, जब मैं छात्र जीवन में था, मेरे साथ एनएसयूआई में काम किया। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और बुद्धि सिंह ठाकुर जी हमारे एनएसयूआई के उस समय ट्रेजरर हुआ करते थे। हमारा राजनीतिक सफर तो छात्र जीवन से शुरू हुआ। मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा। बुद्धि सिंह जी इतनी उम्र लगा के आज चेयरमैन के लिए पहुंचे, लेकिन इसमें इनका कसूर नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र जो क्योंकि आरक्षित था, ये तो हो सकता था ये काफी पहले ये भी विधायक यहाँ से बन जाते। भुवनेश्वर गौड़ जी जो कि हमारे मनाली के विधायक हैं, हमारे लुकिंदर जी जो कि यहाँ से हमारे आर्मी से विधायक है, हमारे राम सिंह मिया जी जो कि एपीएमसी के चेयरमैन हैं, हमारे किशोरी लाल जी जो पूर्व में विधायक है, हमारे परशुराम जी जो बेचारे चुनाव लड़ना चाहते थे, ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहे थे, एक अच्छे इंसान है लेकिन विधायक नहीं बन सके। हमारे बंसीलाल जी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हमारे पंकज परमार जी जो जिला परिषद के अध्यक्ष है, हमारे शेष राम आजाद जी जो पूर्व में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, हमारे भूपेंद्र कांत मिश्रा जी पूर्व में बीडीसी अध्यक्ष और एपीएमसी के भी पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, हमारे चंद्रकेश शर्मा जी जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष है, हमारे प्रेम ठाकुर जी बुआंगा ग्राम पंचायत के हमारे प्रधान हैं, हमारे गोविंद जी, हमारे सभी सम्मानित पंचायत प्रधान, सभी पंचायत प्रधानों का बहुत लंबी लिस्ट है, पर मैं सभी को सम्मानित करते हुए सभी पंचायत प्रधान, सभी बीडीसी सदस्य, सभी जिला परिषद के सदस्य, सभी वार्ड पंच और सभी हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, हमारी सेवा दल, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष और सभी पंचायत के जो बागा सराव पंचायत के 7 लगती पंचायत से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे युवा साथियों और सभी बुजुर्ग साहिबान। कल मैं 45 डिग्री टेम्परेचर में ऊना में था और जब मौसम खराब हुआ, मैंने पायलट साहब से पूछा कि क्या हम उड़ सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, उड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा कि मैंने तो कल गांव का कार्यक्रम है, हमारी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मैंने बागा सराहा पहुंचना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि आप अभी बाय रोड शिमला पहुंच जाइए। रात को मैं बाय रोड शिमला पहुंचा। सुबह मेरी बुद्धि सिंह ठाकुर जी से बात हुई। मैंने बोला एक आधा दिन अगर आगे पीछे कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, बारिश बहुत हो रही है। तो कहा कि हमने तो सब कुछ इंतजाम कर दिया है और अगर आप आते हैं तो अच्छा होता, लेकिन अगर आपको कष्ट है, मैंने बोला कष्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप थक गए हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट करके आ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपने कार्यक्रम रखा, मैंने खुद है और आपसे मेरी चर्चा के बाद हमने कार्यक्रम रखा, तो मैं बाय रोड चलकर आऊंगा और सुबह मैं बाय रोड चलकर आज आपके बीच में पहुंचा हूं। और भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का शुक्र है कि हम जब स्टेज पर पहुंचे तो देवी देवताओं के आशीर्वाद से अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी शुरू हो गई है। आज रात मैं आप ही के गांव में रहूंगा और मैं खुद गांव के परिवेश से पला बड़ा हूं। गांव की मिट्टी में अपना बचपन गुजारा है। मेरे माता जी तो आज भी गांव में कृषि करती है, खेती करती है और मुझे पता है कि प्रदेश का जो दिल है वो गांव में बसता है। जब मैं आपके यहाँ आ रहा था तो मैं एक बात सोच रहा था कि हमारे प्रदेश में जितनी प्राकृतिक सौंदर्य है, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूमा हूं, अभी से नहीं घूमा हूं,
छात्र जीवन से मैं आता हूं। मैंने ये सोचा कि सब लोग स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के सामने भी कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसको अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे यहाँ 12 महीने टूरिस्ट ही चलता रहेगा। अब जब सरकार बनती है, और मैं आपसे अपने परिवार की तरह बात कर रहा हूं, जब सरकार बनती है तो अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, स्वागत करते हैं। और जब मुख्यमंत्री की मैंने देश के ऐतिहासिक मैदान से शपथ ली, तो शपथ लेने के बाद जब मैं अपनी माता जी के साथ बैठा हुआ था, पूरे देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता वहां आए हुए थे, मैं सोच रहा था कि मैंने आने वाले समय में किस नीति, किस सोच और किस विकास को आधार बनाना है। मुझे अधिकारियों ने कहा, सभी चीफ सेक्रेटरी महोदय ने, कि हम आपका सचिवालय में इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। एक परंपरा है, पिछले 40 साल से चली आ रही है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सचिवालय में अधिकारी उनका स्वागत करते हैं। मेरे मन में उसी दिन से विचार आया कि हम परंपराओं का तो आदर करते हैं, लेकिन हम सत्ता में सिर्फ महज सत्ता सुख के लेने आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और उस व्यवस्था का पहला चरण शुरू होता है, कोई किस व्यक्ति के पास सबसे पहले जाया जाए, जिसको आपको भगवान ने, आपने आशीर्वाद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया। आप जैसे परिवार से उठकर, जिसके परिवार में कभी कोई राजनीति नहीं करता था, और जब राजनीति की बात आती थी तो उसमें कहा जाता था कि कोई सरकारी कर्मचारी लग जाओ, आपका घर गुजारा दूर हो जाता था। मैंने राजनीति को चुना था। सबसे पहले मैं उन बच्चों के पास गया जो बच्चे अपनी माँ को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। पूरा 1.5 घंटा मैं उनके पास रहा। 1.5 घंटा रहने के बाद मैं उनके खाने की मेस में गया, और जहां हमारी बेटियां रह रही थी उनके रूम में गए, जाकर मैंने उनको देखा। और जब मैंने पाया, उनसे सीखा, तो उनकी आंखों में एक रोशनी सी थी। वो ये उम्मीद लगा करके आज चाहती थी कि कोई हमारे पास वीआईपी आता है, वीआईपी आने के बाद कोई कंबल दे के चले जाता है, कोई स्वीट दे के चले जाता है, उसके बाद का भविष्य उनका अंधकार में रहता है। मैंने उनकी भावना को सोचा, और हमने प्रदेश में देश का पहला ऐसा कानून बनाया जहां जो अनाथ बच्चे थे, जो अपनी माता को खो चुके थे, जो अपने पिता को खो चुके थे, हमने कहा सरकार ही इनकी माता है, सरकार ही इनकी पिता है, और उन्हें हमने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया पहली बार। उसके बाद मैं सचिवालय गया। क्या है ये चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट? जो बच्चा हमारा पैदा होगा उसको 27 साल तक उसका पूरा ख्याल हिमाचल प्रदेश की सरकार रखेगी। और किस प्रकार रखेगी? मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है, बच्चे के माता पिता उसको छोड़कर चले जाते हैं, 1 साल का बच्चा है। कई जगह तो रिश्तेदार पाल देते हैं, कई जगह रिश्तेदार पालने में थोड़ी सी आनाकानी करते हैं। हमने कहा उसके लिए एक नर्स होगी, और हर महीने उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा, उस बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी। और 18 साल की उम्र के बाद अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कुछ भी करता है, देश के किसी भी कॉलेज में उसकी एडमिशन होती है, देश के किसी भी डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज में उसकी एडमिशन होती है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसके एडमिशन का पूरा खर्च देगी, उसके हॉस्टल का पूरा खर्च देगी। और जो कपड़े हैं, जिस प्रकार हम अपने बच्चे को कपड़े देते हैं, वो कपड़ों का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। और जिस प्रकार पॉकेट मनी जो आपकी जेब में होती है, कि अपने बच्चे के लिए तो हम हर महीने पॉकेट मनी देते हैं कि इस पॉकेट मनी को आपने खर्च करना है, हमारी सरकार उन 6000 बच्चों को 4000 रुपया हर महीने की पॉकेट मनी देगी। 4000 रुपया हर महीने मिल रहा है जिसने अपनी माता को खोया, और 27 साल तक मिलता रहेगा। और जब उसकी शादी होगी, उस शादी के लिए सरकार की तरफ से 2 लाख मिलेगा। अगर उसके पास घर नहीं है तो घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया
हिमाचल प्रदेश की सरकार थी। तो पहली जो मेरी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैंने अधिकारियों ने मुझे कहा कि प्रदेश के पास जो प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए धन है वो कुछ ही दिनों का है। मैंने कहा कि अभी तो हमारी सरकार आई है, अभी हमारी सरकार को बने हुए सिर्फ 1-2 दिन भी नहीं हुए, आप मुझे खर्चा दिखा रहे। मैंने कहा अगर कांग्रेस की सरकार ना आती तो आप क्या करते? तो बीजेपी की सरकार रहती, जैसे लुकिंदर जी कह रहे थे, तो बीजेपी की सरकार रहती। तो उन्होंने कहा कि वो कर्जा उठाते। तो मैंने कहा कि हमें कर्जा कब तक उठाते रहना है? कहते कर्जे को चुकाने के लिए आपको कर्जा उठाना ही पड़ेगा। तो हमने उनसे पूछा कि जो हमने लोगों को, जो हमारी सोच है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, उसमें नीतिगत फैसला कैसे किया जाए। मैंने 1 महीने तक कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, पूरे सचिवालय प्रशासन को समझा, अपने आर्थिक खजाने को देखा और उसके बाद 1 महीने के बाद हमने एक फैसला किया। जब मैंने पूरी व्यवस्था को समझा तो मैंने पाया कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। और उस व्यवस्था में कई ऐसी चीजें थी जहां आपका पैसा, जब जनता का पैसा भ्रष्ट रास्तों के द्वारा बांट दिया जाता था। उन भ्रष्ट रास्तों को कैसे बंद किया जाए, उसमें तकलीफ भी होती है, कष्ट भी होते हैं, अड़चने भी होती है। हमने उस भ्रष्ट रास्ते को बंद करने का निर्णय लिया। और मैं आज 2-2.5 साल हमारी सरकार को हो गया, उसका क्या फायदा हुआ? आज 2.5 साल बाद मैं ये कह सकता हूं कि हमने जनता का जो 3000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा बांट दिया जाता था, लुटा दिया जाता था, उसको हमने बंद किया और आज 3000 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व हमने कमाया। ये 2.5 महीने पहले पहली मीटिंग में जब मुझे अधिकारी बजट का, अपने आर्थिक खजाने का ब्यौरा दे रहे थे, उस समय मैंने फैसला किया। उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ ये हुआ कि आज दूध के क्षेत्र में जब 32 रुपए लीटर आपको दूध आपसे खरीदा जाता था, सिर्फ 32 रुपए 2 साल पहले, और दूध का रेट क्या बढ़ता था? 1 रुपया बढ़ा दिया हर बजट में, 2 रुपये बढ़ा दिया। मैंने दूध का रेट 2 साल में 23 रुपये बढ़ाया है। 23 रुपये। 75 साल में 32 रुपये बढ़ा और 2 साल में 23 रुपये बढ़ा। ये कैसे बढ़ा? ये उस भ्रष्टाचार के जो पैसे बड़े बड़े लोगों के रास्ते से दे दिए जाते थे, उसको हमने रोका। और ये दूध का रेट यही रुकने वाला नहीं है। ये दूध का रेट जब तक गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो जाती, जब तक गांव में रहने वाले व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं हो रहता, तब तक इस रेट को हम बढ़ाते रहेंगे, अपने साधनों के साथ बढ़ाते रहेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, मिल्क फेडरेशन के द्वारा जब दूध का रेट बढ़ाया गया, उस समय 85,000 लीटर दूध खरीदा जाता था। कल ही मैंने आंकड़े लिए और कल ही मुझे आंकड़ों से पता लगा कि 2,35,000 लीटर दूध आज मिल्क फेडरेशन द्वारा खरीदा जा रहा है। और जिसमें सबसे ज्यादा दूध कहाँ खरीदा जा रहा है? वो आर्नी विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा दूध खरीदा जा रहा है। अब आपको 51 रुपए के हिसाब से दूध खरीदा जा रहा है और प्लस 2 रुपये आपको जो उसकी किराए का भाड़े का है, उसका भी 2 रुपये आपको दे रहे हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे एक फायदा ये हुआ कि हमारी महिलाएं जो पशुपालक है, दुग्ध उत्पादक है, उनके हाथ में सीधा पैसे जाने लगा। कल ही मैं 100 करोड़ रुपया मिल्क फेडरेशन के लिए रिलीज करके आया हूं। अब जिसकी पशुपालन से आपको फायदा होगा, उसका आप दूसरा पहलू अभी आप देख नहीं रहे। अभी बगीचे में सेब लगा है बागवान के। मैंने कहा जिसने गाय रखी होगी उसके वहां गोबर भी होगा।
अब गोबर आधारित जो मक्की पैदा करेगा, सरकार उससे, सरकारी विभाग उससे 40 रुपए किलो मक्की भी खरीदेगा, ताकि जिसके पास गाय होगी ताकि उसके खेत में और आए। इसका फायदा आपको और होगा। गेहूं पैदा करेगा, गेहूं का फायदा, गेहूं 60 रुपए किलो खरीदेगा, जो हम 60 रुपए किलो खरीदने जा रहे हैं। क्योंकि मैं पांगी गया तो वहां पांगी वाले ने कहा कि हम तो सिर्फ जौ उगाते हैं, हमारी आय कैसे बढ़ेगी। और जो खरीदी जाती है आड़तियों द्वारा वो 30 रुपए खरीदी जाती थी। मैंने उनसे पूरी रात बात की, मैंने पूछा कि कितना खर्चा आता। कहते जी हमारी मेहनत करके भी 25-30 रुपए आता है। तो मैंने कहा इसको मैं डबल कर दूं। तो कहते जी हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वो पूरे पांगी क्षेत्र में आएगी। और हमने उसको 60 रुपए प्रति किलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया। आज जौ को भी हम खरीदने जा रहे हैं। इससे क्या फायदा हुआ, घर में उनके पैसा शुद्ध रूप से आने लगा। और वो बच्चे अगर उनको अच्छी पढ़ाई की जरूरत है तो उस पर अच्छी पढ़ाई का खर्चा भी वो खेती के माध्यम से पूरा करने लगे। ये कहां से पैसा आया, क्यों सरकार आपसे खरीदे? ये पैसा वो पैसा है जो आपका पैसा है, जो आपके द्वारा आपको नजर नहीं आता। सरकार के पास जो आय होती है उसमें आपका योगदान भी होता है, लेकिन उस योगदान के बराबर आपको उस संपदा का अधिकार नहीं मिलता। हमारी सरकार गांव के लोगों को उनका अधिकार देना चाहती है, इसलिए हमने नीतिगत परिवर्तन किया है। कुल्लू में सबसे बड़ी आपदा आई, अगर कोई बिजली का खंभा भी गिर जाता था तो एक हफ्ता पूरा नहीं होता। 2023 7 जुलाई को कुल्लू में आपदा आई। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में था। सुंदर ठाकुर जी का फोन आया, भुवनेश्वर गौड़ खान साहब का फोन आया, कुल्लू में बहुत बड़ी तबाही हुई है। हमने कार्यक्रम छोड़ा। मैंने सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को कहा कि सब कुल्लू पहुंचिए। हम सारे मंत्रिमंडल के सदस्य कुल्लू पहुंचे। मैं खुद 4 दिन कुल्लू में बैठा। और जो बिजली आपकी कुल्लू जैसे क्षेत्र के गांव में, चाहे लूरी था, जहां आने के लिए तकरीबन 10 और 15 दिन लग जाते थे, 48 घंटों में हमने बिजली को शुरू किया और पानी की योजनाओं को शुरू किया। और जिस कुल्लू जिला में 75,000 पर्यटक फंसे हुए थे, हमने उसको अगले 72 घंटों में यहां से निकाला, सही सुरक्षित उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। यह सरकार की गवर्नेंस थी कि हम सरकार के मंत्री सड़कों में उतरे। मैं खुद सड़कों में उतरा। जो ट्रैफिक जाम था वो ट्रैफिक जाम का हमने खुलवाने के प्रयास किया। हमने ये नहीं सोचा कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे तो बंद कमरे में जाकर आदेश देना है। मैंने कहा नहीं, हम इस समाज के भाग है। मुख्यमंत्री और मंत्री तो बनते रहते हैं, लेकिन आज कुल्लू जिले पर विपदा आई है। सब लोगों को, जहां आम आदमी एक तरह से काम करता है, उसी तरह से हम सब लोगों को काम करना है। और हमने कुल्लू जिला के जो अतिथि देवो भव हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बनाए रखा। लोगों को भूखा नहीं रहने दिया। सड़कें टूट चुकी थी और कुल्लू जिला में अत्यधिक नुकसान हुआ। हमने दिन रात मेहनत करके कुल्लू जिला को दोबारा से पर्यटन की दृष्टि से आगे लाया। लोगों के घर टूट गए, 22,000 घर, 23,000 घर इस आपदा में टूट गए। जिसका पक्का घर था वो बह गया। और जब मैं अधिकारियों से बात करता था कि हमें क्या मिलना चाहिए, तो अधिकारी कहते थे कि 1.5 लाख मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, 1.5 लाख। उसमें 1,30,000 तो भारत सरकार देती है, 20,000 राज्य सरकार का अंश होता है। मैंने कहा भी जिसका पूरा घर टूट चुका है वो कैसे 1.5 लाख में अपना घर बनाएगा? जिसके पास पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा, वो कैसे अपना घर बनाएगा? अधिकारी कहते हैं कि नियम ऐसे है, कानून ऐसे है। हमने कहा कि मैं उन आम परिवारों के लिए, क्योंकि मैं खुद आम परिवार से निकलकर राजनीतिक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं, मैं इन नियमों को बदल दूंगा। मैंने उन कानूनों को बदल दिया और सहायता के रूप में 1.5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए दिए।
पिछले वर्ष इसी बागी पुल में, मैं बागी पुल से जब आ रहा था, मैं समेज गया, मैंने यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेजा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भेजा, यहाँ घर बह गई। 8 लोगों की या 4-6 लोगों की यहाँ 8 लोगों का देहांत हुआ। देहांत होने के बाद जब तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक उसको क्लेम नहीं मिलता। मैंने उस नियमों को भी बदल दिया, कहा कि इनको डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा और इनको जो क्लेम हमारी सरकार देना चाहती है वो इन्हें दीजिए। इसके अलावा यहाँ भी 1.5 लाख रुपया मिल रहा था। मैंने यहाँ भी 33 घर ऐसे थे जिनको हमने 7 लाख रुपया दिलाया और जो आंशिक रूप से टूटे हुए घर थे उनको भी हमने 1 लाख रुपया दिलाया। जिस प्रदेश का खजाना लुटा दिया जाए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यही के मुख्यमंत्री थे सिराज के, ये आउटर सिराज की बात कर रहे हैं, यही के मुख्यमंत्री थे, इस प्रदेश के खजाने को लुटा दिया गया। लुकिंदर जी बुरा ना मानना, डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार कह रही थी कि प्रदेश में विकास बहुत होगा। कैसी डबल इंजन की सरकार थी? ऐसी डबल इंजन की सरकार थी जिसके पास पैसा जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में 16,000 करोड़ रुपए आया और जो जून 2022 में बंद हो गया। हमारी सरकार तो 9 दिसंबर में बनी, 11 दिसंबर को, खूब लुटा दिया। ऐसी सरकार बनी कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का अगर श्रेय किसी सरकार को जाता तो डबल इंजन की सरकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की। क्या होता है जब अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होता है? आज कितने गांव के आपके स्कूल हैं, कितने ग्रामीण परिवेश के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बागबानों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। माँ बाप बड़े अरमानों से उसे तैयार करके भेजते कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी पढ़ाई होगी, पर वहां पता लगता है कि स्कूल में टीचर ही नहीं है। वहां पता लगता है कि स्कूल में पढ़ाने वाला ही नहीं है। मजबूरन वो बच्चे स्कूल से निकाल कर कहीं प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। लेकिन पढ़ाई का आलम क्या है? ये क्यों होता है? जब शासक जो होता है, शासन करने वाला ये सोचता है कि मुझे तो समय की परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेना है, मुझे तो सिर्फ राजनीति करनी है, मुझे सिर्फ चुनाव जिताना है, यहाँ भी स्कूल खोल दो, वहां भी स्कूल खोल दो, यहाँ के एक टीचर को उठाकर उस स्कूल के टीचर में भेज दो, उस स्कूल का भी बेड़ा गर्क, दूसरे स्कूल का भी बेड़ा गर्क। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। पढ़ाई होती थी उस समय गवर्नमेंट स्कूल में, टाट में बैठकर हमको पढ़ाया जाता था। 8वीं क्लास तक तो टाट ही होता था। 10th के बाद बेंच मिलते थे जो हमारे समय के जानते होंगे। और कितने लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं? काफी लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, कई एचएस बने, कई जुडिशरी में चले गए। लेकिन आज गवर्नमेंट स्कूल का हाल क्या है? ये हाल है कि वहां बच्चे को, अगर आप 5वीं के बच्चे को तीसरी की किताब नहीं पढ़नी आती, और हमारे माँ बाप गांव के सोचते हैं कि मेरा बच्चा 5वीं पास हो गया, 8वीं पास हो गया। ये हाल शिक्षा के स्तर का पिछले 5 साल में हो गया। गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। कौन कसूरवार है? हम ये सोचे कि हम मुख्यमंत्री बन गए, हमारे को तो लाभ लश्कर मिल गया, हम जीवन भर आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी में रहे, एक्स मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी में रहेंगे। तो ये सेवा नहीं है। हमने फैसले लिए। चुनाव जीतने के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 600 के करीब शिक्षा संस्थान और हेल्थ सेक्टर में संस्थान खोल दिए। हुआ क्या? ना डॉक्टरों की भर्ती की, ना शिक्षक संस्थानों की भर्ती की। आज शिक्षा के क्षेत्र में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमने उसमें सुधार किया। मैं 2.5 साल में कह सकता हूं कि हमने फैसले लिए। कई लोगों को जरूर हमारे फैसलों से तकलीफ होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये उस आमले की तरह हमारे फैसले हैं जिसका बाद में आने वाले समय में स्वाद मीठा होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने शिक्षा का पूरा आंकलन किया, पाया कि हमने स्कूल तो खोल दिए लेकिन टीचरों की भर्ती नहीं की। हमने सबसे पहले 6300 टीचरों की भर्ती की स्वीकृति दी।
3000 टीचर बैच वाइज लग गए हैं और बाकी टीचर राज्य चयन आयोग के द्वारा उसमें नियुक्तियां होने जा रही है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं और आनी में आपने कहा कि हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए। मैं आनी में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बनाने की घोषणा करता हूं कि यहाँ भी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए। यही नहीं, आनी में भी जो आनी का सबसे बड़ा स्कूल होगा, अगले वर्ष से हम बच्चों के गांव में रहने वाले बच्चों के लिए, गांव के परिवार में रहने वाले बच्चों के लिए, किसान बागवान के बच्चों के लिए, आम परिवार के बच्चों के लिए अगले साल आनी में भी एक स्कूल सीबीएसई बोर्ड में शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्या सुंदरता इस क्षेत्र की है। बागा सरहा पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे सुंदर स्थलों में से एक है। मैं शिटकिला गया, बॉर्डर टूरिज्म के लिए मैं शिटकिला गया। हमारी सोच थी, मैंने भारत सरकार से बात उठाई, 75 साल तक किन्नौर के लोग भी शिटकिला तक नहीं जा पाए थे। जो बॉर्डर के लोग तो गए थे लेकिन पीछे वाले नहीं जा पाए। मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर से बात की, जगत सिंह नेगी जी से, हमने बात उठाई। आज शिटकिला टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से खुल गया है। अगर कोई टूरिस्ट बाहर का परमाणु, शिमला, रामपुर होकर, रिकांगपिओ होकर शिटकिला पहुंच रहा है तो उससे प्रदेश की आर्थिकी में वृद्धि हो रही है। अब इस क्षेत्र को कैसे विकास की दृष्टि से जोड़ा जाए? एक तो आपके पास सेब है, दूसरा आपके पास मिलक्का है, तीसरा आपके पास टूरिज्म के रूप में कैसे आगे बढ़ा जाए। आज मैं रात यहाँ रहूंगा, खुद स्टडी करूंगा और आप जब गांव में सरकार, गांव के द्वारा जब अधिकारी आपके पास आते हैं तो उनकी भी विचार बदलते हैं, उनकी सोच बदलती है। वो सोचते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे विकास किया जाए और इस क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री के साथ जब अधिकारी आते हैं तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में एक तस्वीर जाती है। वो तस्वीर आने वाले समय में इस क्षेत्र की भाग्य रेखा को बदल सकती है। इस क्षेत्र में टूरिज्म कैसे आगे बढ़ेगा? अब मुझे कह रहे थे बुद्धि सिंह ठाकुर जी कि मैं यहां से जाए, अगर हमें कुल्लू पहुंचना है तो 8-9 घंटे लगते। अब कुल्लू 8-9 घंटे में पहुंचेंगे, कुल्लू का एक कोना। अगर कोई मुझे नजदीक का रास्ता नजर आता है तो उस नजदीक के रास्ते से कैसे आगे बढ़ा जाए ताकि आप कुल्लू 4 घंटे में पहुंचे और टूरिस्ट यहां से होकर आए। तो इस दृष्टि से मैं, जो आपने मुझे रोड कहा है कि बुद्धि सिंह जी ने सराह से बठार रोड, सराह से जो बठार रोड है उसका भी ई कार्टल चल रहा है वहां, ई कार्ट। तो इसके लिए मैं अभी इनिशियल सर्वे के लिए और ट्रैक निकालने के लिए पहले चरण पर 1 करोड़ रुपए भी देने की घोषणा करता हूं। और इस सड़क को, ये पहले शुरू, इस सड़क को मैं नवाड़ में डालने की भी घोषणा करता हूं। और मैं चाहूंगा कि 2-3-4 साल में ये सड़क बन जाए। लेकिन मैं जब अगली बार यहाँ भाषण देने आऊं तो आप बीच में से पूछेंगे कि 4 साल में सड़क नहीं बढ़ी। इसलिए मैंने पहले कह दिया कि 1 करोड़ रुपया देके पहला पूरा ट्रैक निकाल दिया जाए। और ये क्योंकि ये फॉरेस्ट रोड है, एफसीए होने में फॉरेस्ट को ही देकर हम इसको करेंगे। फॉरेस्ट और एफसीए भी इसकी क्लियर करवाने की हम कोशिश करेंगे। और सराम इस एरिया के लोगों के लिए ई कार्ट ट्रेल बनाने के लिए जो आपने बोला है, जो यहाँ के युवा है, यहाँ से कहते हैं कि अगर ई कार्ट रोड तो बन गया है 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। जो भी ई कार्ट रहेगा उसमें 50% की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें देगी। इस क्षेत्र के लिए बोलता हूँ। इस क्षेत्र के जो युवा है जो ई कार्ट लेंगे उसको 50% की सब्सिडी हम देंगे। और हम वैसे भी ई टैक्सी योजना में 40% की सब्सिडी दे रही है, लेकिन कुल्लू ये इनको नहीं, उनको दे दी जाएगी।
सराण में हेलीपैड की बात की है। हेलीपैड के लिए अगर जगह होगी तो उसको जरूर उपलब्ध करवाया जाएगा। लेक निर्माण के लिए मैं पैसा आपको दूंगा, 1 करोड़ रुपया मैं लेक निर्माण का टूरिज्म डिपार्टमेंट से देने की मैं घोषणा करता हूं। और जो जलोड़ी जोत है, जलोड़ी जोत को मैं व्यक्तिगत तौर से उसमें टनलिंग बननी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से भी मिलूंगा और अपने सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी इसको स्वीकृत करवाया जाए। इसका मैं आपको इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं। इसके अलावा जलोड़ी जोत से रघुपुरगढ़ और सियोलसर तक ब्राइडल पाथ बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। इशारा कमेटी की जो है वो डीसी साहब इनको अपने आप 10 लाख रुपया उपलब्ध करवा देंगे, या तो दिशारा कमेटी से करा देना या माइनिंग फंड से अपने इनको करवा देना। अंत में मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। कितने साल से आ रही है? और मैं ये नहीं कहता कि लुकिंदर जी काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, मांग जरूर कर रहे हैं। अब मांग कर रहे हैं तो विधायक है, इनका दायित्व बनता है और इनका फर्ज भी बनता है। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये भी कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। हमने कई गारंटियां पूरी की और हमने कई गारंटियों में ओपीएस की गारंटी सबसे पहले पूरी की। दूध का रेट हमने बढ़ाया, गारंटी में नहीं है वो, हमने बढ़ाया। और थारे तुसा जो आज 1500 देना आज 1500 दे तो आज 1500 रुपया भी दे रहे हैं। लुकिंदर जी आप अपने विधानसभा में बोल देना कि मेरी विधानसभा में दिए है। कितनी महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहे हैं? हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करना भी, सारे हाथ खड़ा करो। ये लुकिंदर जी को बता दो आप, मिल थोड़े ही रहे हैं लेकिन जितनों को मिल रहे हैं ना। और ये आज हम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की योजना दे रहे हैं, क्योंकि लुकिंदर जी वहां बोलते हैं इनके ओपोजिशन लीडर 1500 कहाँ है। जैसे जैसे हमारी स्थिति ठीक होगी और 5 साल के लिए हम आए हैं, आज इतनी महिलाओं को 1500 मिल रहे हैं, साल के कितने मिलेंगे? 18,000। कितने? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने मिलते हैं? 6,000। कितने मिलते हैं? और हम 2 गुना 3 गुना ज्यादा दे रहे हैं, 18,000 रुपया। और कब तक मिलेंगे? जब तक आपके शरीर में अंतिम सांस है, तब तक हिमाचल प्रदेश की सरकार आपको 1500 रुपया देगी। ये कहां से मिले हुए? ये कोई कहां से आए हैं ये पैसे? ये आपके पैसे हैं। मेहनत कश किसान के पैसे हैं, बागवान के पैसे हैं, आम आदमी के पैसे हैं। जो आपके पैसे दे दिए जाते थे बड़े बड़े लोगों को, वो उन चोर रास्तों को बंद करके हम ये पैसा आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। क्या बोलते हैं? आर्थिक प्रतिबंध। हमने सरकारी कर्मचारियों को 16 ओपीएस क्या दिया? बीजेपी ने हमारे 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग बंद कर दी। हम भी इस प्रदेश के देश के एक अभिन्न अंग हैं, हमारा भी अधिकार है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं
आप विश्वास करना 2027 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश होगा और 2032 में सबसे अमीर प्रदेश हिमाचल प्रदेश होगा। जब आप गर्व महसूस करेंगे कि हम हिमाचल से आते हैं, हमें हिमाचल पर गर्व है, आपकी जेब में पैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी वाले गौरक्षक तो बहुत बनते हैं। आज मैंने 1500 रुपए 500 रुपए उसमें बढ़ाया, दुगिंदर जी 700 से बढ़ाकर जिन्होंने गौसदन खोलने हैं उनको 1200 रुपया एक गाय पालने का हिमाचल प्रदेश की सरकार हर महीने दे रही है। हर पंचायत प्रधान यहाँ जो बैठा है, जब से हमारी सरकार आई है, कोई भी वर्ग ले लीजिए, हमारी सरकार ने उनको हर बजट में पैसा बढ़ाया, हर बजट में पैसा बढ़ाया। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए पैसा नहीं बढ़ाया। हमारा चुनाव तो 2027 में होना था। राजनीतिक चुनाव के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी, 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। बड़े बड़े उद्योगपतियों को 125 यूनिट बिजली भी फ्री में दे दी। लेकिन हमारी सरकार ने नीतिगत फैसला किया और आज मुझे खुशी है कि हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज बागा सरान की पंचायतों में से जो हमारी माताएं बहनें आई है, हर एक 1500 देने आज ये 7 पंचायतों में। मैं नगर पंचायत जो है आनी, उसको जो पंचायत है उसको नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा करता हूं। और एक नेचर पार्क की बात की है, उस नेचर पार्क को भी डेवलप हमारी सरकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको विश्वास हो गया कि 1500 रुपए मिल रहे हैं? हाथ खड़ा करके जोर से बोलिए, विश्वास हो गया? जोर से बोलो जिनको मिल रहे हैं। विश्वास हो गया? तो बीजेपी वालों के भी कान खोलने आपने कि 1500 रुपए आपको और साल के 18,000 रुपया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो महिला मंडल कितने आए हैं यहाँ? जितने भी महिला मंडल आए हैं यहाँ, उन सबको बर्तन खरीदने के लिए मैं 1-1 लाख रुपए देने की योजना कर। इतनी तालियां तो 1500 में नहीं बची, तो मैं 1500 वापिस लेता हूँ, महिला मंडलों को देता हूँ। नहीं, ठीक है, आप लोगों ने हमारी बात सुनी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शब्दों ने न सिर्फ विकास की दिशा दिखाई, बल्कि हमारे मन में आशा, विश्वास और ऊर्जा का संचार किया है। एक बार बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिन महिलाओं को आज इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि में स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ उनका समूह चित्र होगा, तो आप अभी यहीं बैठे रहें। महोदय, हिमाचल प्रदेश वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री सुखाश्री योजना में 2,22,000 रुपए का चेक आपको भेंट करना चाहता है। मेरा आग्रह रहेगा जल्दी से आप मंच पर आ जाए। महिलाओं से आग्रह रहेगा कि यहाँ पे आप रुके हैं।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आपका समूह चित्र यहाँ पर होगा। हिमाचल प्रदेश वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 2,22,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए। महिला मंडल भी यहाँ पर बैठे रहे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की है, आपका अपना नाम यहाँ पर हमें लिखवाते जाए जो महिला मंडल यहाँ पर हैं। आईसीडीएस के तहत जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में पेमेंट सर्टिफिकेट सोशल सिक्योरिटी के लिए दिए जाने, इसमें